नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th इतिहास का मॉडल पेपर 4 टॉपर सीरीज का। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, रोपण से या कालीबंगा से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और विशाल स्नानागार का भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष है 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी या 1921 ईस्वी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा का उत्खनन हुआ। और यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो है आरंभ हुआ। और 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का भी उत्खनन हुआ था। और 1921 में जो है दयाराम साहनी ने जो है मोहनजो वो हड़प्पा का उत्खनन किया। और 1922 ईस्वी में जो है राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 78 ईस्वी का संबंध है गुप्त शासन का आरंभ, या कनिष्क का राज्यारोहण, या फिर मौर्य साम्राज्य का अंत, या अशोक का शासन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क का राज्यारोहण। और यदि आपको कनिष्क का राज्यारोहण नहीं दिया हुआ होगा तो वहां पर आपको दिया होगा कि शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। अब हमारा अगला प्रश्न आता है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? बाबा फरीद की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, या शेख सलीम चिश्ती की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर फतेहपुर सीकरी ना हो तो उसमें आगरा दिया होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हुनुच दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? सलीम चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का, या बलबन का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया का। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी कृष्णदेवराय ने, रामराय ने, देवराय द्वितीय ने, या हरिहर तथा बुक्का ने? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने की थी, जो कि 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य उन्होंने की थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और 1347 ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, अकबर था, शाहजहां था, या औरंगजेब था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। इन्होंने जो है 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का युद्ध लड़ा, जिसके बाद इन्होंने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि व्यक्तिगत नीति किस से संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड हेस्टिंग से, या लॉर्ड डलहौजी से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है व्यक्तिगत नीति जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक किस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या फिर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या लोकसभा अध्यक्ष होता है, या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन था? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक महर्षि पाणिनि थे। और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपसे काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। और 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये आपसे पूछा भी गया था। यानी कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। मैं आपको जैसे ही आपको ये सारे मॉडल पेपर खत्म हो जाएंगे, लगभग ये आपके 17 से 18 मॉडल पेपर आएंगे। तो ये जो है जैसे आपके यानी कि लगभग 15 या 18 मॉडल पेपर आएंगे हिस्ट्री के। और इतने ही आएंगे आपके राजनीति विज्ञान यानी सिविक्स के। और आपके आएंगे इकोनॉमिक्स के लगभग 15। और हिंदी के भी आएंगे आपके लगभग 15 से 20 मॉडल पेपर। और आपके इंग्लिश के भी लगभग 10 मॉडल पेपर आएंगे, जिनमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। तो ये जो है आपके सारे के सारे कंप्लीट आपको लगभग 5
फरवरी तक पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो ओनली बिल्कुल बचे हुए क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछे गए हैं वही किए जाएंगे। वैसे हम जो है ये सारे पेपर जो है आपको 2024, 2023, 2022 और 2020 और 19 में जो पूछे गए सारे प्रश्न है वो सभी जो है हम आपको करा रहे हैं। ये जो है उन्हीं के सारे मॉडल पेपर हैं, यानी कि ये जो है प्रीवियस सी एग्जाम में जो पूछे गए सारे प्रश्न है वही जो है हम आपको करा रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यह आधिकारिक तौर पर बाबर के बेटे और अकबर के पिता हुमायूं की जीवनी है। यानी कि हुमायूं नामा जो है बाबर के बेटे थे और अकबर के पिता थे हुमायूं जो थे, और इस हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है हेनरी बेवरेज ने किया था। अगर आप इतना लिखते हैं तो भी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और बेवरेज ने यानी कि हेनरी बेवरेज ने 20वीं सदी की शुरुआत में इसका अनुवाद किया था। यानी कि अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद था वो किया था हेनरी बेवरेज ने, और 20वीं सदी में जो है इसका अनुवाद हेनरेज ने हेनरी बेवरेज ने जो है 20वीं सदी में किया था। और काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुआ था। यानी कि काकोरी कांड कब हुआ? तो 1925 में हुआ, जो कि 9 अगस्त को, और ये जो है उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार करना और उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित करना। ये भी जो है विद्रोह के दो कारण थे, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन देना, डाकघर अधिनियम पारित, निशुल्क सेवा डाक सेवा की समाप्ति आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। और चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि आपके जो चर्बी वाले कारतूस थे वो थे जो कि तत्कालिक कारण बने 1857 की क्रांति के। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी के लिए कई स्रोत हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। इसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों और राज्य नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी कि मौर्य शासन के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो वो मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और इसमें जो है मौर्य शासन के बारे में जो है विश्वसनीय जानकारी मिलती है, और ये जो है एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न आता है कि अशोक के शिलालेख को तो अशोक के 14 शिलालेख जो है मौर्य काल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी कि अशोक ने भी जो है यानी कि जो अशोक जो है उसका एक राजा था, यानी कि महान सम्राट था, और इसके शिलालेखों में भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ज्यादा पता चलता है। अगला था है मेगास्थनीज की इंडिका। यानी कि मौर्य काल में ही, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया जिसे हम मेगास्थनीज के नाम से जानते हैं, और इसने जो है एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो यह किताब मौर्य सरकार, वाणिज्य, व्यापार और सभ्यता पर प्रकाश डालती है। यानी कि इंडिका नामक जो पुस्तक है ये जो है मौर्यकालीन जो ये सरकार पर, वाणिज्य पर, व्यापार पर और सभ्यता पर जो है प्रकाश डालती है। आगे आता है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। तो ये पुस्तकें जो है आपसे पेपर में भी आपसे पूछी जाती हैं कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, या फिर विशाख दत्त ने कौन सी रचना की है। और इसका कथानक चाणक्य और नंद सम्राट के मंत्री राक्षस के बीच हुई संघर्ष पर केंद्रित है मुद्रा राक्षस का। अब अगला आता है पॉइंट तमिल साहित्य, यानी कि तमिल लेखकों मुमलनार और परनार के विवरणों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में त्रिचल त्रिचनापल्ली जिले की पौदियली पहाड़ी तक आक्रमण किया था। यानी कि तमिल साहित्य में भी जो है इसका काफी ज्यादा पता चलता है मौर्य काल के प्रशासन का। आगे आता है अभिलेख। तो अशोक के लगभग 40 अभिलेख जैसे अभिलेख हैं। सोहगोरा लेख,
मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्र पर है, और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यानी कि जो अभिलेख है सोहगोरा, ये अभिलेख जो है ताम्र पत्र पर लिखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश जिले की गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सहायक संधि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सहायक संधि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हस्तक्षेप की नीति थी। इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए भुगतान करना पड़ता था। अगर शासक भुगतान में विफल रहता था तो उसके क्षेत्र का हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दिया जाता था। यानी कि जब सहायक संधि पर हुई तो इसमें क्या हुआ कि सहायक संधि में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक हस्तक्षेप नीति थी, और इस संधि के तहत जो है भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, और भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए भुगतान भी करना पड़ता था। और शासक जो है भुगतान में विफल रहता था, और उसके क्षेत्र का हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दिया जाता था। आगे आता है कि इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपने सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था, और भारतीय शासकों को ब्रिटिशों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त करना नहीं था। यानी कि और भारतीय शासकों को गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई समझौता नहीं करना था। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों की रक्षा करने का वादा किया था। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, लेकिन वे इसका पालन कम ही करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया था। हर सूबे के लिए एक ही तरह का प्रशासनिक ढांचा अपनाया गया था। प्रांत का प्रशासन केंद्रीय सरकार की तरह ही होता था। प्रांत का मुखिया सूबेदार होता था, जिसे सम्राट नियुक्त करता था। सूबेदार प्रांत के नागरिक और सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। दीवान सूबा के राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। यानी कि मौर्य काल को जो है 12 सूबों में बांटा गया, और हर सूबे की जो व्यवस्था थी तो वो एक ही प्रकार की थी, और इसमें जो है मुखिया होता था वो सूबेदार होता था। और प्रांत के बख्शी केंद्र के मीर बख्शी की तरह काम करता था। सदर केंद्रीय सदर का प्रांतीय प्रतिनिधित्व होता था। दरोगाई ए डाक संचार की लाइनें खुली रखने का काम करता था। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली थी। मनसब शब्द अरबी भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है पद या रैंक। मनसबदार कुलीन वर्ग के लोग होते थे। मनसबदारों को जागीरदार भी यानी कि जागीरें भी दी जाती थी। यानी कि प्रांत के बख्शी जो होते थे वो केंद्र के मीर बख्शी की तरह काम करते थे, और सदर कौन होते थे, जो केंद्रीय सदर का प्रांतीय प्रतिनिधित्व होता था। और एक होता था दरोगाई ए डाक, जो संचार की लाइनें खुली रखने का काम करता था। और मुगल प्रशासन में जो है मनसबदारी प्रणाली भी प्रचलित थी। और मनसब शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पद या रैंक। और मनसबदार कुलीन वर्ग के लोग होते थे, और मनसबदारों को जो है जागीरें भी दी जाती थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया था। यह आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चलाया गया था। इसका मकसद था कि भारत को स्वशासन मिले। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध किया गया। इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और करों का बहिष्कार किया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, और ये जो है 1922 में खत्म हो गया, क्योंकि चौरी चौरा कांड में महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो आंदोलन है हमने अहिंसक तरीके से किया था, लेकिन अब ये जो है हिंसक बन गया है, इसीलिए इसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। और ये आंदोलन जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन का मकसद था भारत को स्वशासन मिले, और इस आंदोलन में जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया था। और इस आंदोलन में जो है ब्रिटिश सरकार की जो वस्तुएं थी उनको खरीदना बंद कर दिया गया, संस्थानों और करों का बहिष्कार भी किया गया। और
स्वदेशी वस्त्रों और खादी को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना लिया, यानी कि अपना पहला संगठित कार्य माना था। इस आंदोलन की शुरुआत शहरों में मध्यम वर्ग की भागीदारों से हुई थी। इस आंदोलन में कई छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए थे। इस आंदोलन में कई शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था। इस आंदोलन में कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी और 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक घटना हुई, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया गया था। और इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यह भारत का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा और तैयार करता है और इसमें देश के प्रशासन के लिए नियमों और विनियमों का समूह होता है। यह एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है। इसमें नागरिकों के लिए मूल अधिकार, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन जैसे प्रावधान हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विषयों का भी विभाजन किया गया है। और यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बढ़ावा देता है। इसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। संविधान के तहत सभी भारतीय लोगों को एक नागरिकता दी जाती है। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास करने वाला और भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारत का निवासी है। संविधान में संघ के लिए एक संसद का प्रावधान है। संविधान में संघ की कार्यपालिका का भी प्रावधान दिया गया है। और भारतीय संविधान में जो है अब वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और आपकी 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान को बनने में जो समय लगा था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ। और भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। यानी कि पूरे विश्व में जो है भारत के संविधान जितना लिखा हुआ संविधान किसी का भी नहीं है। और जब इस संविधान को लिखा गया तो उसमें जो है लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। यानी कि उस टाइम के 64 लाख रुपए और आज के लगभग आप सोच सकते हैं कि कितने पैसे हो सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप की संरचना पर एक टिप्पणी लिखिए। तो स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक है। यह टीले या अर्धगोलाकार आकृति का ढांचा होता था। इसमें बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षुणियों के अवशेष रखे जाते थे। स्तूप को ध्यान करने की जगह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। स्तूप शब्द संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ढेर। स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता था, जिसे धातु मंजूषा कहा जाता था। यानी कि स्तूप क्या होता है कि स्तूप जो है बौद्ध धर्म का प्रतीक है, यानी कि एक पवित्र स्थल है। और यह जो है टीले या अर्धगोलाकार आकृति का एक ढांचा होता है और इसमें जो है बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के अवशेषों को रखा जाता था। और स्तूपों को जो है ध्यान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और स्तूप शब्द जो है संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ढेर। और इस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा के पथ कहते थे। स्तूपों पर अक्सर मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती थी। भारत के सांची स्तूप और केसरिया स्तूप दुनिया के प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है। तो ये तो हो गया स्तूप। अब देखते हैं हम इसकी स्तूप की संरचना। अब आता है कि स्तूप की संरचना इस प्रकार होती है कि स्तूप जो है टीले या अर्धगोलाकार संरचना होती है। स्तूप के शीर्ष पर एक बालकनी जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे हरिमका कहते हैं। यह भगवान के निवास का प्रतीक है, यानी कि बुद्ध के निवास का प्रतीक है। और हरिमिका के ऊपर एक मस्तूल होता है, जिसे यष्टि कहते हैं। यष्टि के ऊपर अक्सर एक छतरी या शीर्ष छत्र होता है, जिसे छत्रावली कहते हैं। स्तूप के चारों ओर रेलिंग या कटघरा होता है। तो ये जो है स्तूप की संरचना होती है। और यह पवित्र स्थान को लौकिक दुनिया से अलग करता है। स्तूपों में एक से ज्यादा
प्रदक्षिणा पथ होते थे। स्तूपों के टीलों पर जटिल नक्काशी करके आले और मूर्तियां बनाई जाती हैं। स्तूपों को कभी-कभी चैत्य नामक एक अन्य वास्तुशिल्प संरचना के अंदर रखा जाता है। चैत्य एक प्रार्थना कक्ष होता है जिसमें स्तूप होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मुगल केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मुगल साम्राज्य में सम्राट सर्वोच्च होता था और पूरे साम्राज्य का उसका सर्वोच्च अधिकार होता था। तो सम्राट के पास अधिकारियों को नियुक्त करने और पदोन्नत करने और पदच्युत करने का अधिकार होता था। और मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन में कुछ प्रमुख अधिकारी थे जिनमें एक था दीवान ए कुल। तो राजस्व प्रशासन का प्रभारी होता था। इसे मुख्यमंत्री या वजीर भी कहा जाता था। अगला आता है मीर बख्शी। तो सेना से जुड़े सभी प्रशासनिक मामलों को देखता था। अगला आता है मीर समन। तो शाही कारखानों का प्रमुख होता था। वह शाही परिवार की खरीदी खरीदी और भंडारण का काम संभालता था। अगला आता है कि शूद्र उस सुदूर, यानी कि धार्मिक विभाग और दान विभाग का प्रभारी होता था। आगे आता है कि मुगल साम्राज्य में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना और जन कल्याण करना था। मुगल साम्राज्य में प्रशासन निरंतर आवश्यकता के मुताबिक विकसित होता रहा। मुगल साम्राज्य में सभी प्रशासनिक इकाइयों में एक अधिकारी पूरे यानी कि दूसरे अधिकारी का अंकुश होता था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया था। इस आंदोलन का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। और ये जो है इसमें था कि ब्रिटिश शासन को खत्म कर दिया जाए। आगे आता है कि इस आंदोलन के दौरान देश भर में कई जगहों पर आजाद सरकारें बनाई गई थी। इस आंदोलन के दौरान देश में आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई थी। इस आंदोलन के दौरान प्रेस पर रोक लगा दी गई थी। इस आंदोलन के दौरान कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। और इस आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और हड़तालों पर रोक लगा दी गई थी। और इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस की पूरी कार्य समिति को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। अगला आता है कि क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी कि इस मिशन का मकसद भारत में स्वशासन और नए संविधान को बनाने से जुड़े सवालों को सुलझाना था। हालांकि इस मिशन ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी, बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट की पेशकश की। और अगला जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रवाद की भावना और सुशासन की इच्छा, यानी तो भारतीय आबादी में राष्ट्रवाद की भावना और सुशासन की इच्छा व्यापक रूप से फैली हुई थी। और भारत पर जापान का हमला होने का डर, तो ये भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख कारण था। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने और हिंदू मुस्लिम समस्या के सुलझने के बाद ही अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है। और भारत की खराब आर्थिक स्थिति भी जो है इस आंदोलन का कारण बनी। तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब आती हैं हमारी ऐतिहासिक तिथियां। तो एक है 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। और कभी कभी जो है आपको 540 ईसा पूर्व भी दिया हुआ होता है। तो इसमें भी जो है महावीर स्वामी का जन्म ही आपको लिखना है। आगे आता है 58 ईसा पूर्व। तो 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत का आरंभ हुआ। अगला आता है कि 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी में आप जो है गुलाम वंश की स्थापना या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना लिख सकते हैं, कोई एक लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगली आता है कि 1347 ईस्वी में क्या हुआ।
तो 1347 ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला आता है कि 1605 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हुई थी। अगला आता है 1707 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई। आगे आता है कि 1761 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। सॉरी, तृतीय युद्ध हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। और अब आता है 1855 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1855 ईस्वी में जो है संथाल विद्रोह हुआ। और आगे आता है कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे आता है 1919 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1919 ईस्वी में जो है पार्लियामेंटो सुधार हुआ था। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2023 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डेट में, जिसमें आपको जो है 623 ईसा पूर्व दिया गया था। यानी कि इसमें आपको दिया गया कि 623 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो आपको इसका आंसर बताना था। लेकिन ज़्यादातर किसी भी बच्चे को इसका आंसर नहीं पता था, क्योंकि ऐसी डेट जो है कभी-कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं और कभी-कभी जो आपसे नहीं पूछी जाती हैं। तो 623 ईसा पूर्व में जो है हमने गूगल पर सर्च करके देखा, तो उसमें बताया गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आप इसको जो है एक बार उसमें देख लेना गूगल पर भी। लेकिन इसका आंसर भी यही, हमने बहुत सारे रिसर्च किया, लेकिन 623 ईस्वी में जो ईसा पूर्व में जो है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म ही निकला था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न आते हैं कि वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है, तो सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा स्थित है और सिकंदरा जो है आगरा में पड़ता है। आगे आता है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो ये जो है प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि वह स्थान जहाँ से 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम हुआ, तो वो है मेरठ से हुआ। आगे आता है वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे आता है वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यानी वैशाली कुंडग्राम जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो अब जो है ये हमारा मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है और ये वीडियो भी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।